नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास और एसडीपीआई नेता की हत्या से कोहराम। आलप्पुझा जिले में धारा 144 लागू, अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब में लगातार दूसरे दिन बेअदबी पर हत्या। कपूरथला में निशान साहिब के अपमान के आरोपी को भीड़ में पीट पीट कर मार डाला, पुलिस से भी झड़प। सपा नेताओं के घर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। जब्त किए गए दस्तावेज। अखिलेश का आरोप, फोन टैप करवा रही है बीजेपी। नवाब मलिक के खिलाफ एक और एक्शन। वानखेड़े की बहन ने दर्ज कराई आपराधिक शिकायत, कोर्ट से एक्शन की मांग। भारत में ओमाइक्रॉन के 100 से ज्यादा मामले। डब्ल्यूएचओ ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे केस। मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। सबसे पहले बात केरल में हो रहे बवाल पर। केरल में 12 घंटे के अंदर 2 राजनीतिक नेताओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। आलप्पुझा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवास की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी बेरहमी से पिटाई के बाद गला रेत कर हत्या कर दी। दूसरी वारदात में एसडीपीआई नेता की कार से टक्कर मारकर हत्या की गई। इन दोनों घटनाओं के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का इस घटना पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये इस्लामिक आतंकवादी समूह का काम है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, केरल में कौन सी बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहा है? देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीएफआई, जो मुरलीधरन जो खुद एक मंत्री भी हैं, वो उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि ये पीएफआई एसडीपीआई के लोगों के द्वारा जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और केरल के अंदर इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। वामपंथी सरकार, वामपंथी काडर, वो जो भी वहाँ पे हिंदू एक्टिविस्ट हैं, उनकी हत्याओं का सिलसिला जो है बदस्तूर वो जारी है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि किसी दूसरे राज्य में अगर किसी दूसरी पार्टी की लोगों की हत्या हो गई होती और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, अभी किस तरीके से पूरे मीडिया में और पूरे सोशल मीडिया में देश में बवाल मच गया होता। लेकिन हिंदुओं की हत्या हो, हिंदुओं की लिंचिंग हो, उनकी पॉलिटिकल किलिंग हो, उस पर कोई सवाल नहीं उठता जी। और ये केरल के अंदर कोई नई घटना नहीं है, कोई पहली और या ना फिर ये आखिरी घटना है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा किस हिसाब से एक यंग लड़के को जो है मार दिया गया। सैकड़ों में है ये केसेस। अब केंद्र सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। पीएफआई के ऊपर बैन क्यों नहीं है? मंत्री महोदय बीजेपी के वो कह रहे हैं कि भाई उनके लोगों की हत्या की जा रही है, इस्लामिक आतंकवाद का। भाई आतंकवादी अगर हैं केरल के अंदर में तो उससे निजात दिलाने का दायित्व किसका है? राज्य सरकार नहीं करती तो राज्य सरकार के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर वहां पे कोई इस्लामिक जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, जो भी चल रहा हो, आप सिर्फ भाषण देकर के अपने दायित्व से आप हट नहीं सकते। तो केरल में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति ऑलरेडी पैदा हो चुकी है वहाँ पे। जिस हिसाब से वहाँ पे आईएसआईएस, तमाम तरह के जो जिहादी संगठन हैं वो एक्टिव हैं, उन पे रोकथाम और उन पे कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता ज़रूर है। जी डॉक्टर साहब,
अब खबर निशान साहिब की बेअदबी पर। कपूरथला के गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब की कथित बेअदबी का मामला सामने आया है। कथित तौर पर एक युवक ने कपूरथला में निशान साहिब हटाने की कोशिश की थी। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागने लगा, तभी भीड़ ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कपूरथला में तनाव पैदा हो गया। वहीं जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस के साथ ही बदसलूकी करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, कपूरथला में बेअदबी मामले में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हो रहा है पंजाब के अंदर में 24 घंटे में दो इस तरह की घटनाएं जी, ये कोई अकस्मात नहीं है। पंजाब को डिस्टर्ब करना ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। जिस हिसाब से खालिस्तानी संगठन जो दूसरे देशों में बैठ के ऑपरेट करते हैं, वो पंजाब में इलेक्शन के पहले बवाल करना चाहते हैं। ये एक इंटरनल जो आईबी की जो रिपोर्ट है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा तीनों कानूनों को वापस लिया। जिस हिसाब से वो फाइल कि किस तरीके से पाकिस्तान और खालिस्तानी संगठन पंजाब के अंदर फिर से आतंकवाद का जहर घोलने में जुटे हुए हैं, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और इसलिए वो जो तमाम ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अब बताइए, कोई आदमी वहां पे जा रहा है, ना उसके पास फोन है, ना कोई आई कार्ड है, वो कौन है, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा जी। तो ये तो प्री प्लान्ड तरीके से कोई आदमी करेगा। क्या आपकी निशानदेही ना हो? वो पंजाब से आया, पाकिस्तान से आया, हिंदुस्तान के किस जगह से आया, किसके द्वारा भेजा गया, जी। कुछ पता नहीं चल रहा। और ऐसे लोगों को मारते मारते मारने की जो प्रचलन जो चल पड़ी है, वो एक शर्मनाक घटना है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो जांच एजेंसियों को मालूम चल पाता कि ये कौन, किसके द्वारा प्रायोजित ये घटना की गई है। राजनीतिक दल, ये कोई बेअदबी का मसला कोई सिंपल मसला नहीं है। जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो ये काम नहीं करेगा। ये खालिस्तानी जो बैठे हुए हैं, उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाना ये केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ इस तरीके से कि भाई जांच बिठा देंगे 24 घंटे में। अब कहा गया भाई 24 घंटे में आप बताएं कि कहाँ क्या कैसे हुआ है, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा जी। इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूपी में आयकर के एक्शन पर। चुनावों से पहले यूपी में सपा नेताओं पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग ने सपा नेताओं के 5 शहरों में 12 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं, जिसमें मऊ के सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर भी रेड पड़ी है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान काफी दस्तावेजों को जब्त किया गया है। आयकर विभाग के निशाने पर आए सभी नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। वहीं आयकर की छापेमारी से आग बबूला हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उनका और सपा के बाकी लोगों को फोन टैपिंग करवाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, सपा नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है आयकर विभाग की ओर से, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, उससे अखिलेश इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? देखिए, चुनाव होने वाले हैं, एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बीजेपी चुनाव हार रही है, इस वजह से इस तरह का एक्शन जो है सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई चोर के दाढ़ी में तिनका। भाई आपको तो ये बताना पड़ेगा, भाई आपके पास इतनी सारी संपत्ति कहां से आई। खबर ये फैलाई जा रही है कि भाई ये जो राजीव राय के घर जो छापेमारी हुई, सिर्फ 17,000 रुपये मिले। आजकल घर में कैश कौन रखता है? ये नहीं बताया जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आईटी डिपार्टमेंट गई है। अगर आपकी आय के मुताबिक आपकी संपत्ति है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो जेल कोई नहीं डाल रहा। लेकिन आपकी आय कम हो और आप 200-200 करोड़ रुपए के मालिक हों,
आपके पास फ्लैट्स हो, जमीन हो, खेत हो, फार्म हाउसेस हो, तो ये सरकार को तो बताना पड़ेगा भाई आपने पैसा लाया कहां से। या फिर आप किसी पार्टी के नेता हो, किसी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हो, तो आपको ये इजाजत दे दी जाए कि आप ब्लैक मनी से हासिल करके आप संपत्ति को बढ़ाएं। इसका तो हिसाब किताब देना होगा। ये एजेंसियां हैं किस बात के लिए? आईटी डिपार्टमेंट का काम क्या है? उनको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई फला आदमी के पास से इतनी सारी संपत्तियां, वो क्या करें? वो इलेक्शन का इंतजार करें, भाई इलेक्शन खत्म हो जाए तब हम एक्शन लेंगे। ये बात तो कई सारे लोग इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं जी। अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप भ्रष्ट हैं तो इलेक्शन हो या नहीं हो, या इलेक्शन के 2 महीने बचे हो या 5 साल बचे हुए हों, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात नवाब मलिक पर। वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ आपराधिक मानहानि और उनका पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई है। यास्मीन ने नवाब के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की और आईपीसी की धारा 354D, 499 मानहानि और 509 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी शिकायत में यास्मीन वानखेड़े ने दावा किया है कि मलिक ने उनके खिलाफ मानहानिकारक और निंदनीय निराधार आरोप लगाए हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक पर वानखेड़े की फैमिली ने एक और नया एक्शन लिया है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, समीर वानखेड़े की सिस्टर यास्मीन वानखेड़े खुद एक वकील है और नवाब मलिक लगातार उनके खिलाफ कई सारे आरोप लगा रहा था कि आप आरोपियों के साथ मिलकर के व्हाट्सएप चैट दिखाया जा रहा था, तरह तरह की चीजें। आप पूरे परिवार के खिलाफ जो है एक मुहिम जैसा जो आपने चला रखा था, तो क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो है वो दायर किया गया है। अब वहां पे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन 2-3 चीजें समझने की है। आज एक और खबर ये आई है कि समीर वानखेड़े 31 दिसंबर को एनसीबी से उनकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब ये सारे केसेस, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए एनसीबी के केसेस जो थे, शाहरुख खान का, कई सारे बॉलीवुड के ऊपर और तरह तरह के जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ 300 से ऊपर केसेस जहाँ पे इन्होंने पूरी कार्रवाई की है समीर वानखेड़े, वो वहाँ से वो चल देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे। तो आप देखिए किस हिसाब से जो खलनायक हैं वो जीत जा रहे हैं। आपने पूरे परिवार को इस मसले में घसीटा, सबकी इज्जत तार तार की आपने। कभी कुछ धर्म नहीं है, ये तो सर्टिफिकेट है फर्जी, तो मेरे बगल में नमाज पढ़ता था। तो आपने पूरी जिंदगी ही एक ईमानदार शख्स की आपने इस तरह से पेंट कर दी और ये कहा भी कि एक फ्रॉड आदमी है। सिस्टम इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो सितंबर में इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, इंपॉर्टेंट केसेस थे, तो 4 महीने और बढ़ाया गया जी। अब समीर वानखेड़े को लगता है कि इस पचड़ में क्या फंसना, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। देश की जनता तो उनके साथ खड़ी है, लेकिन सिस्टम उनके साथ खड़ा नहीं है। तो उन्होंने एक्सटेंशन की डिमांड नहीं की है। तो 31 दिसंबर को एनसीबी से वापस चले जाएंगे। फिर कौन अधिकारी आएगा नहीं आएगा, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब एक बड़ा झटका पूरी तरीके से इस तमाम केसेस को लगा है। अब देखिए नवाब मलिक के खिलाफ ये जो केस दायर किया गया है, इसमें कोर्ट क्या फैसला करती है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर ओमाइक्रॉन के कहर पर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन तेजी से तांडव मचा रहा है। भारत में इसके 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 48, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 11, गुजरात में 5, उत्तर प्रदेश में 2 मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के 4 अस्पताल ओमाइक्रॉन सेंटर में तब्दील कर दिए गए हैं। तो वहीं कई राज्यों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। वहीं WHO ने भी चेतावनी जारी की है और कहा है
है कि दुनिया में 89 देशों में अब तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इस केस के 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ओमाइक्रॉन तेजी से भारत में फैल रहा है, लगाम नहीं लगी तो ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है ये। और जिस हिसाब से, जैसे WHO ने जो बताया है कि जो जिस स्पीड से ये फैलता है वो बड़ा घातक है। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो हिंदुस्तान में एडल्ट पॉपुलेशन है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन जिन लोगों ने 6 महीने पहले जाकर के वैक्सीनेशन लिया है उनको बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी, इस तरह के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और आप वैक्सीनेटेड हैं, उसके बावजूद ये वायरस आपके ऊपर जो है वो कहर ढाता है। मतलब इसकी जद में सारे लोग फंस जाएंगे। और जिस स्पीड से ये तेजी से बढ़ता है वो और खतरनाक है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है हिंदुस्तान में। ये भी एक हकीकत है, इसको समझना। इसलिए पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन अगर सही समय पे सही ढंग से हम कार्रवाई नहीं करते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगाया है फौरन जाकर के टीका लगाना चाहिए उनको, क्योंकि अगर ये आगे फैलता है, ये बढ़ता है, तो जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। अब लॉकडाउन की स्थिति अगर बनती है तो कई सारे लोग अब बिल्कुल तबाही के कगार पे आ जाएंगे। बिजनेस ऑलरेडी बहुत लोगों का डूब चुका है इस कोरोना की वजह से। और ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो हम अपनी बेवकूफ़ी, केयरलेसनेस की वजह से वो हम हिंदुस्तान में इसको मौका देंगे और जिसका खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।